दोस्तों, इज़राइल और जो गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट था, वो और भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इज़राइल ने अटैक को और बढ़ा दिया है और गाज़ा को पानी, फ्यूल इन सभी की सप्लाईज़ एक तरह से बिल्कुल रुक सी गई हैं। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे ना, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, एंटोनियो ग्यूटेरेस, उन्होंने बात क्या करी है, उन्होंने बोला है इसको कलेक्टिव पनिशमेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ये कलेक्टिव पनिशमेंट ये क्या चीज़ है? देखो समझते हैं इस चीज़ को। मान लो यहाँ पर ना एक कोई भी कम्युनिटी हो गया, कोई भी एथनिसिटी, कोई भी रिलीजियस ग्रुप, कोई पॉलिटिकल ग्रुप के मान लो 100 मेंबर्स हैं। चलो ठीक है सर, मान लिए 100 मेंबर्स हैं इसके। अब हो सकता है इन 100 में से ना एक बंदा कोई कुछ गड़बड़ कर दे, कोई भी गलती कर दे, कोई टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व हो जाए या किसी भी चीज़ के अंदर कुछ गलत काम कर दे। तो इस गलत काम की सज़ा मिलनी किसको चाहिए? सिर्फ़ इस इंसान को ना, है कि नहीं? पर होता कई बार पता क्या है कि गलती की इस इंसान ने, उस गलती का जो परिणाम था या जो गलती की सज़ा थी, वो इन 100 के 100 लोगों को मिली। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव पनिशमेंट। कई बार आपने भी सुना होगा ना इस तरह की चीज़ें कि यार ये वाले लोग तो होते ही ऐसे हैं, ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? हम 1 या 2 पर्सन को देख के क्या कर रहे हैं? पूरे के पूरे ग्रुप को, पूरे पॉलिटिकल ग्रुप, एथनिक ग्रुप को कहीं न कहीं उसको सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता है कलेक्टिव पनिशमेंट। तो एंटोनियो गुटेरेस ने भी यही बात बोली है कि देखो गाज़ा के अंदर हो सकता है, कुछ लोगों ने गड़बड़ करी, बिल्कुल ठीक बात है, उसमें कोई उसको मना नहीं कर रहा। पर यहाँ पर आम लोगों को सज़ा देना, उसकी वो चीज़ गलत है। दिस इज़ नोन एज़ कलेक्टिव पनिशमेंट। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कलेक्टिव पनिशमेंट को। साथ में देखो इंडिया और कनाडा के रिश्ते हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करे थे। तो 1 महीना हो गया है सस्पेंशन को, जो हमने वीज़ा सर्विसेज़ सस्पेंड की थी। तो इंडिया ने पार्शियली अब इसको रिज़्यूम कर दिया है वापस से, हल्का-सा स्टार्ट कर दिया है, पार्शियली रिज़्यूम हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से और भी हमें बहुत सारी न्यूज़ डिस्कस करनी है। तो दोस्तों डेट है आज की 26 अक्टूबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। डिस्कशन आगे बढ़ाएँ उससे पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है। देखो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो टीम है वो लखनऊ एंड साथ ही साथ पटना के अंदर आ रही है। अब यहाँ पर बहुत ही मैसिव सेमिनार्स यहाँ पे कंडक्ट किए जाएँगे आपकी सिटीज़ के अंदर। अब देखो बहुत ही जल्द इसकी डेट्स और क्या वेन्यू होगा वो मैं अनाउंस कर दूँगा। पर आपको क्या करना है, आपको जाके रजिस्टर करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एंड साथ ही साथ जो कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पर मैंने इसका लिंक डाल दिया है। एक्चुअल में है क्या ना, थोड़ी लिमिटेड सीट्स ही होती हैं इन सेमिनार्स के अंदर, आप जानते हो। तो कोशिश करी जाएगी डेफ़िनेटली सभी को हम अकोमोडेट कर पाएँ। तो अगर आप चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप नीचे अपने रजिस्ट्रेशन कर दो। तो डेफ़िनेटली आप इन सेमिनार्स को अटेंड कीजिएगा, जो कि बहुत बेनिफिशियल आपको होने जा रहे हैं। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आईएमओ के बारे में, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। ठीक है, क्या है यहाँ पे आईएमओ की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक की बात कर रहा हूँ। तो अभी पहली बात तो ये समझो कि आखिर ये जो रिपोर्ट है, ये रिलीज़ कौन करता है? तो ध्यान रखना, इसको रिलीज़ किया जाता है ओईसीडी के द्वारा। अब सर ये ओईसीडी क्या है? तो पहले आखिरकार उसी को ही समझ लेते हैं कि ओईसीडी है क्या? ओईसीडी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर ओईसीडी के आपको डिफरेंट डिफरेंट मेंबर कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। एक्चुअल में ना इसको ठीक करो, ये 37 नहीं है, अब ये 38 मेंबर कंट्रीज हो चुकी हैं आज के टाइम के ऊपर। अभी रिसेंटली कोस्टा रिका ने भी इसको यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये है क्या कंट्रीज, क्या करती क्या है? देखो एक्चुअल में ना दुनिया में कुछ ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज मानी गई हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, साथ साथ उनका एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसी कंट्रीज वो ओईसीडी का पार्ट है। अब आपके ध्यान में एक चीज़ आएगी, सर क्या इंडिया इसका पार्ट है? देखो आप खुद बताओ, क्या इंडिया हाई इनकम कंट्री है? नहीं, अभी हम ऐसा हाई इनकम कंट्री नहीं है, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो हालत बहुत ही खराब है, 129, 130, 132, पिछले 5 साल में हम इसी रेंज में कहीं न कहीं रहे हैं। तो डेफिनिटली इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आपको ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। तो सर मेंबर कौन है इसका? देखो टोटल 38 कंट्रीज़ हैं, अब नाम याद रखना तो बहुत मुश्किल है, पर आप इस तरह से इंडिया का ध्यान रख सकते हो। आप ध्यान रख सकते हो चाइना का, कि चाइना भी इसका मेंबर नहीं है। बाकी जैसे और डेवलप्ड कंट्रीज़ आप जानते हो ना, जैसे आप यूएसए के बारे में जानते हो, यूनाइटेड किंगडम हो गया, आपका स्पेन हो गया, पोर्टुगल हो गया, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान, कोरिया, इज़राइल, ये सारे अलग-अलग कंट्रीज़, फ्रांस हो गया, ये सारे इसके मेंबर कंट्रीज़ हमें देखने को मिल जाएँगे। तो इंडिया क्या है? की इकोनॉमिक पार्टनर बट नॉट अ मेंबर। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिसेंटली किसने जॉइन किया इसको? कोस्टा रिका ने। तो 38 मेंबर कंट्रीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा ओईसीडी की बेटर लाइफ इंडेक्स भी एक रिपोर्ट आती है, ठीक है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए।
साथ ही साथ ना एक ब्लैक लिस्ट जो हम डिस्कस नहीं करते होते, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, उस तरह की चीज़ों को भी ये मेंटेन करता है, जो कि टैक्स हेवन मानी जाती हैं और जो कोऑपरेट नहीं करती इन चीज़ों को रोकने के लिए। आप जानते होंगे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया और बाकी चीज़ें, उसके रिगार्डिंग भी ये काम करता है। एफएटीएफ जो है मेजर ऑर्गेनाइज़ेशन है उसके रिगार्डिंग, पर ओईसीडी भी उसी तरह से अपनी यहाँ पे ब्लैक लिस्ट को यहाँ पे मेंटेन करता है। जो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट एफएटीएफ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते थे ना, तो ब्लैक लिस्ट यहाँ पे इसकी मेंटेन रहती है। ये तो हो गया ओईसीडी के बारे में, ठीक है ना? अब आते हैं वापस इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक के ऊपर। तो इन्होंने अभी बात क्या करी है इस रिपोर्ट के अंदर? इस रिपोर्ट के अंदर बात करी गई है कि इंडिया ने ना चाइना को रिप्लेस कर दिया एज़ द मेन कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू माइग्रेंट्स। यानी कि जो सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स कहाँ से जा रहे हैं, वो इंडिया से जा रहे हैं। पहले चाइना हुआ करता था, पर 2020 ऑनवर्ड्स ये इंडिया हो चुका है। 2021 में भी सेकंड कंसेक्टिव ईयर इंडिया ही टॉप पे रहा एज़ अ कंट्री ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ से माइग्रेंट्स जाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक होता है ओरिजिन वाली जगह, जहाँ से जा रहे हैं, और एक होता है डेस्टिनेशन वाली, ठीक है ना? तो इसको सोर्स बोल सकते हो आप, और जहाँ पे जा रहे हैं उसको बोल सकते हैं आप डेस्टिनेशन वाली जगह। साथ में ही क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? क्लाइमेट की वजह से कहीं न कहीं डिस्प्लेसमेंट होती है। आप जानते हो कि कि कुछ एरियाज़ में मान लो ड्रॉट बहुत ज़्यादा आ रहा है, सूखा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो डेफ़िनिटली क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, उनको माइग्रेट करना पड़ता है वहाँ पे इन वजह से। एंड साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे, तो बहुत सारे इंडियन नेशनल्स ने ओईसीडी की नेशनैलिटी को अडॉप्ट किया। अब लोग जा रहे हैं तो वहाँ उनकी नेशनैलिटी को भी अडॉप्ट करेंगे, तो लगभग 0.13 मिलियन इंडियन सिटीजन ऐसे हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप और कंट्रीज का भी डेटा देख सकते हो, उतना देखो हमें याद नहीं रखना, बस एक बेसिक आइडिया रखो। इसी के साथ आप नोटिस करोगे, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में ना तो खासकर बात करी है। मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा डेटा भी लेके आया हूँ। ये ना यूक्रेन के बारे में तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अलग से एक कॉलम दे रखा है। तो यूक्रेन के बारे में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जर्मनी में 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूक्रेन के जो रिफ्यूजीज़ थे वो यहाँ देखने को मिल जाएँगे। सिमिलरली पोलैंड हो गया, यूएस और बाकी कंट्रीज़ के अंदर इस तरह से रशिया यूक्रेन वार का इम्पैक्ट पड़ा है, जिस वजह से रिफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाएँगे। उसी तरह से वर्कर्स के केस में बात करें, तो इंडिया के अंदर हमें इतना परसेंट इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी 122% इंक्रीज़, टर्की के अंदर भी इंक्रीज़ देखने को मिला है, तो एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया भी था, कोस्टा रिका इसका 38th मेंबर बन चुका है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और ओईसीडी के अंदर दुनिया का जो 80% वर्ल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पे ओईसीडी कंट्रीज़ के अंदर हमें देखने की, और साथ-साथ उनके जो की पार्टनर्स हैं, वो इसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जैसे लोकसभा एथिक्स कमेटी, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स मेंबर्स। देखो एक्चुअल में ना अभी पार्लियामेंट के अंदर एक मुद्दा चल रहा था, ठीक है? एक्चुअल में जो पार्लियामेंट के हमारे एमपी हैं एक निशिकांत दुबे, उन्होंने जो महुआ मोइत्रा है, उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं, कैश फॉर क्वेरी केस इसको बोलते हैं। हमें वो केस को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, पर एक्चुअली मुद्दा ना एथिक्स कमेटी इसको डिसाइड करेगी थोड़ा। तो थोड़ा हमें एथिक्स कमेटी के बारे में एंड साथ ही साथ हमारी जो प्रिविलेज कमेटी होती है, इनके बारे में थोड़ा-सा फ़र्क पता होना चाहिए कि आखिर ये कमिटीज़ होती क्या है। देखो कमिटीज़ तो हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस कर रखी हैं। अब आप खुद सोचो, हर जो मुद्दा होता है, कहीं न कहीं वो खुद तो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं ना कर सकती। तो कमेटी के पास एक ऑप्शन होता है कि उसको काफ़ी डिटेल में, काफ़ी चर्चा में उसके ऊपर डिस्कशन करी जाए, ठीक है ना? और साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे, पार्लियामेंट वाली जो चीज़ें होती हैं, वो तो टीवी के ऊपर दिखाई जाती हैं, पर कमेटी के अंदर आप बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के आप आपस में डिस्कशन करके एक बढ़िया डिसीजन ले सकते हो। साथ-साथ अलग-अलग पर्पसेज़ के लिए कमिटीज़ होती हैं, ठीक है? फाइनेंशियल कमिटीज़ आप जानते हो, उनको तो हमने डिस्कस किया है। अब अगर हम बात करते हैं ना एथिक्स कमेटी की, तो एथिक्स कमेटी का आइडिया आता है कब? 1996 के अंदर, ठीक है? कि उस टाइम सोचा जाता है कि यार एक एथिक्स कमेटी भी होनी चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, 1997 के अंदर राज्यसभा के अंदर इस तरह हम एथिक्स कमेटी को बना देते हैं। फिर 2000 के अंदर सिमिलरली लोकसभा के अंदर हमने एक एथिक्स कमेटी को यहाँ पे बना दिया जाता है। अब ध्यान रखना, लोकसभा वाली कमेटी के अंदर होते हैं 15 मेंबर्स, राज्यसभा वाले जो एथिक्स कमेटी होती है उसके होते हैं 10 मेंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और लॉजिकली सोचो, इनके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा? लोकसभा के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा स्पीकर के द्वारा, और साथ-साथ राज्यसभा के जो होते हैं उनको यहाँ पे चेयरमैन साहब के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, काम क्या होगा? देखो काम की अगर मैं बात करूँ ना, काम इसका यही है कहीं न कहीं पार्लियामेंट के अंदर डिसिप्लिन हो गया, डेकोरम हो गया, उसको मेंटेन करना। स बाकी डेटा मैंने यहाँ पे दे रखा है। साथ में ही अगर मान लो किसी मेंबर ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है? उसके इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग या फिर ब्रीच के रिगार्डिंग, यहाँ पे एथिक्स कमिटी उसको कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसके रिगार्डिंग वर्क कर सकती है। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। अब इसका प्रोसेस कैसे वर्क करता है, वो आप समझने की कोशिश करना। देखो होता क्या है ना, कि कमेटी के पास ना यहाँ पे आप कोई भी पर्सन जो लगता है कि किसी मेंबर के द्वारा, ठीक है, एथिक्स का पालन नहीं किया गया, तो वो क्या कर सकता है, किसी भी मेंबर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है किसी और एमपी के द्वारा,
ठीक है ना? साथ में ही उसको एविडेंस भी देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों, मिसकंडक्ट क्या है? क्या उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है? तो होता पता क्या है, अगर तो मान लो एक एमपी ही दूसरे एमपी के अगेंस्ट ये चार्जेस लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर इसको एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो सही है। पर अदरवाइज़ अगर ये एमपी नहीं है खुद अपने आप में, तब उसको साथ में एक एफिडेविट देना पड़ता है कि हाँ, इन्फॉर्मेशन जो दे रही है, वो सही है। फिर स्पीकर साहब क्या करेंगे? स्पीकर साहब इस मुद्दे को दे देंगे आपकी एथिक्स कमेटी के पास। फिर एथिक्स कमेटी उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और जुटाएगी, एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और देखेगी क्या हाँ, चार्जेस में दम लग भी रहा है या नहीं लग रहा। अगर लग रहा है, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। फिर जो भी उनकी रिकमेंडेशन होगी ना, वो आएगी वापस हाउस के पास, ठीक है ना? एंड अकॉर्डिंगली फिर वो उसको कंसिडरेशन करेगी, उसके ऊपर डिस्कशन करेगी। फिर इस तरह से ये मुद्दा पूरा वर्क करता है। तो ये होता है आपका एथिक्स कमेटी के बारे में। ध्यान रखना इसकी टर्म कितनी होती है, 1 साल की, और मेंबर्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। उसी तरह से ना देखो यहाँ पे थोड़ा-सा ना पार्लियामेंट्री कमिटीज़ सॉरी प्रिविलेज कमेटी के बारे में डिस्कशन किया गया है। एक्चुअल में होता क्या है ना, जो आपकी एथिक्स कमेटी है और आपकी जो प्रिविलेज कमेटी है, इनका काम थोड़ा आस-पास ही रहता है, ठीक है? सिमिलर तरह का काम है। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ना, उनके पास कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमें देखने को मिल जाती हैं। जैसे आर्टिकल 105 के अंतर्गत तो कुछ 2 प्रिविलेजेस दी भी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट हो गया, राइट टू प्रोसीडिंग, पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग। इस तरह और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीडिंग्स या फिर प्रिविलेजेस हमें देखने को मिलती है अलग-अलग कन्वेंशंस के द्वारा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, आपके जो भी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा कुछ स्पेशल राइट्स और इम्यूनिटीज यहाँ पे इसको एन्जॉय किया जाता है। अगर मान लो इनका कुछ भी ब्रीच होता है, तो यहाँ पर जो भी कंसर्न मुद्दे होते हैं ना, वो जाते हैं आपकी प्रिविलेज कमेटी के पास। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाती है। लोकसभा के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, जिनको स्पीकर साहब यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं, एंड सिमिलरली राज्यसभा के अंदर 10 मेंबर्स होते हैं, जहाँ पर उनको चेयरमैन साहब के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, राज्यसभा के अंदर जो डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं ना, वो यहाँ पर प्रिविलेज कमेटी को यहाँ पे हेड करते हैं। तो जो भी कुछ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ हाउस का, मेंबर्स का, वो यहाँ पर मुद्दा उनको रेफर किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहले पिछले दिनों के अंदर हमने ना जब पार्लियामेंट के सेशन चल रहे थे, तब हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था कि क्यों ये न्यूज़ में था, तो ये चीज़ आपको भी थोड़ा पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते दैट इज़ बॉन्ड यील्ड के बारे में। देखो बॉन्ड यील्ड को समझना बहुत आसान चीज़ है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। देखो पहली बात तो ये समझो बॉन्ड क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा ही है, बेसिकली ना एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब? मान लो किसी को कर्ज लेना है एक तरह का, उसी का ही मैकेनिज्म है। हो सकता है आपकी सरकार को हो सकता है कर्ज लेना हो, आपकी कोई कंपनी हो सकती है उसको कुछ इस तरह से पैसा रेज़ करना हो, तो वो डेट का यूज़ कर सकते हैं। सर वो कैसे यूज़ करते हैं? देखो मान लो एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। मान लो ये कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है ना? और सरकार को चाहिए ₹100, ठीक है? तो सरकार ने कागज़ का टुकड़ा इश्यू किया और उसकी बोल दिया वैल्यू कि भैया इसकी वैल्यू है ₹100। चलो ठीक है। देखो वैसे तो बॉन्ड ना अलग-अलग तरह के होते हैं, मतलब कूपन बॉन्ड और बाकी सारी चीज़ें, पर उन उतनी टेक्निकलिटीज़ में अभी हम नहीं जाएँगे। तो मान लो ये ₹100 का कागज़ सरकार ने इश्यू किया, ठीक है? और मान लो उसने मुझे बेच दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप क्यों खरीद रहे हो ये ₹100 का कागज़? एक्चुअल में ना सरकार ने मुझे पता क्या बोला? सरकार ने मुझे बोला कि भैया 5 साल के बाद ना ये कागज़ का टुकड़ा भी मेरे पास आ गया ना, 5 साल के बाद तुम एक काम करना, ये कागज़ का टुकड़ा मुझे वापस कर देना और बदले में ले जाना ₹110 या 120 व्हाटएवर, लेट्स से ₹120 ले जाना। ठीक है? तो मैंने पता क्या देखा? मैंने देखा यार मैं आज पैसे डाल रहा हूँ ₹100, 5 साल के बाद ये कागज़ का टुकड़ा मैं वापस सरकार को दे दूँगा और बदले में मुझे मिल जाएँगे ₹120। तो मेरा ₹20 का फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर आप एक बात इमेजिन करो, ये 5 साल के बीच में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे मान लो 2 साल बाद या 1 साल बाद व्हाटएवर कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे ये कागज़ का टुकड़ा बेचना पड़ेगा। ठीक है ना? मुझे मार्केट में इसको बेचना पड़ेगा। अब मार्केट के अंदर होंगे बहुत सारे लोग, ठीक है ना? इस तरह से अलग-अलग लोग हैं, बहुत सारे मार्केट के अंदर। ये बोलेंगे कि यार ठीक है, हम आपसे खरीदना चाहते हैं। हो सकता है ये बंदा बोले यार मैं 105 में खरीदना चाहता हूँ, ये बोलेगा 106, ये बोलेगा 107, ये बोलेगा 108। तो आप खुद सोच रहे हो कि पहले मुझे ना जो मैं चीज़ ₹100 में खरीद के मुझे प्रॉफ़िट हो रहा था ₹20 का, क्योंकि ₹120 में मैं बेच पा रहा था। अगर मान लो मैंने ये कागज़ का टुकड़ा इस बंदे को बेच दिया, तो इसका प्रॉफ़िट कितना हुआ? इसका प्रॉफ़िट आएगा ₹15, क्योंकि इसने खरीदा कितने में? 105 में, मिलेंगे कितने? 120। इसको प्रॉफ़िट आएगा ₹14, इसको प्रॉफ़िट आएगा 13, इसका होएगा 12। अब आप ये सोचो, यहाँ पर पता क्या हो रहा है? जैसे-जैसे ना इस बॉन्ड का जो प्राइस बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे इनकी जो यील्ड है, वो कम होती जा रही है। फ़र्क समझ आया? इसको बोलते हैं आपका मार्केट प्राइस जो बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं यील्ड। ये टेक्निकल टर्म्स है, पर आई होप आपको यहाँ पे इनका मीनिंग समझ आ गया होगा। तो होता पता क्या है?
यहाँ पर पता क्या हो रहा है? ये इतना प्राइस क्यों दे रहे हैं? ये ₹100 वाले कागज़ के टुकड़े का 105, 106, 107, 108 प्राइस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस बॉन्ड की ना डिमांड बहुत ज़्यादा है। और जब बॉन्ड की डिमांड होती है, बॉन्ड की डिमांड की वजह से क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है और जब एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी क्या हो जाती है, यील्ड कम हो जाती है। अब इसका उल्टा सोचो, उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा कि भैया बॉन्ड कोई खरीदने के लिए रेडी ही नहीं है, तो बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी। बॉन्ड की डिमांड जैसी कम होगी, तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी यहाँ पे हमें यील्ड बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी, तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। अभी क्या हुआ है, यूएस गवर्नमेंट के जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे ना, वहाँ पर हमें यील्ड बढ़ती हुई देखने को मिली है, 5% के आसपास हमें देखने को मिल जाएगी। बॉन्ड क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। बॉन्ड की ना जो ₹100 मैंने आपको बताया था ना, वो थी उसकी फेस वैल्यू। अगर कोई इंसान उससे ज़्यादा खरीदना चाहता है, मान लो ₹105 में उसको खरीदना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है, उसको फेस वैल्यू को ज़्यादा वैल्यू के ऊपर ₹5 वो क्या कर रहा है, ₹5 प्रीमियम देके उसको खरीद रहा है। ठीक है ना? और अगर मान लो उससे कम में खरीद रहा है, मान लो 97 में खरीद रहा है, तो बेसिकली डिस्काउंट में उसको खरीदा जा रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बॉन्ड यील्ड एक तरह की रिटर्न होती है, जो मैंने आपको समझा भी दिया। आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि यार ये फिर यील्ड इतनी हाई क्यों है? देखो आप खुद सोचो, यहाँ पर तो मुझे मिल रहे हैं ₹20 या जो व्हाटएवर कुछ पैसा मिल रहा है, ₹100 देके मैंने ₹120 यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। पर अगर मुझे लगता है नहीं यार, मार्केट में तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रखी है, महँगाई बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर तो बहुत कम रेट मुझे मिल रहा है। अगर मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है, महँगाई से लड़ना है, तो मैं ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहूँगा ना, जो मुझे अच्छा रिटर्न दे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यील्ड हाई होने की वजह से, मतलब जब यील्ड हाई होती है ना, तब कई बार क्या होता है, हो सकता है क्रूड ऑयल के दाम, मतलब महँगाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन का डर है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। जो वहाँ का फेड है, वो यहाँ पे रेट को हाइक करने के बारे में सोच रहा होता है। तब हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर इस तरह से यील्ड बढ़ती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कई बार सरकार भी बहुत ज़्यादा बोरो करती है, उस वजह से भी बॉन्ड यील्ड राइज़ कर जाती हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, हार्डनिंग ऑफ बॉन्ड यील्ड। हार्डनिंग का मतलब होता है बॉन्ड यील्ड का इंक्रीज़ हो जाना। ये पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। बाकी डेफ़िनिटली बॉन्ड इन्वेस्टर्स के ऊपर तो इम्पैक्ट आता ही आता है। उनके इंटरेस्ट रेट इससे बढ़ते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो उनको बॉन्ड पेपर्स को सेल कर देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपको पता होने चाहिए थे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो रिसेंटली एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने आर्टिकल 142 का यूज़ किया है। देखो आर्टिकल 142 सिंपल चीज़ है, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू कंप्लीट जस्टिस। ये ना सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जहाँ पर वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को यूज़ करता है और अगर कोई भी मुद्दा है, किसी भी कॉज़ या किसी भी मैटर के अंदर कुछ पेंडिंग है ना, तो वहाँ पर कंप्लीट जस्टिस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ना, वो कोई भी जजमेंट यहाँ पे दे सकता है। एक तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। जैसे भोपाल गैस स्ट्रेटजी थी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 142 का यूज़ किया और इंटरवीन किया ताकि जो भी विक्टिम्स है ना भोपाल गैस ट्रेजेडी के, वहाँ पर उनको यहाँ पे कंपनसेशन मिल पाए। सिमिलरली बाबरी मस्जिद केस था, यहाँ पर भी जो मुस्लिम पक्ष को जो ज़मीन दी गई थी अलग से, उनको भी अलग से ज़मीन दी गई 5 एकड़ की कि एक दूसरी जगह के ऊपर आपको ज़मीन मिल जाएगी, ताकि कंप्लीट जस्टिस हो पाए। तो ये आर्टिकल 142 ना अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हमें यहाँ पे देखता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक पर्सन को, मतलब उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही थी, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, उसका नाम आ गया था मेरिट के अंदर, बट कहीं न कहीं कई सालों से लगभग 27-28 साल तक उसकी नौकरी नहीं लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का वहाँ पे यूज़ किया एंड उसके बेसिस के ऊपर उसको यहाँ पे नौकरी पे लगवाया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 142 के अंतर्गत कोई भी लिमिटेशन या कोई भी प्रोविज़न्स किसी भी ऑर्डिनरी लॉ के अंदर, वो आर्टिकल 142 के अंतर्गत लिमिटेशन नहीं बन सकती। इसका अर्थ क्या है या किससे रिलेट करता है? देखो, हो सकता है आप लोगों ने मान लेते हैं कि नहीं पढ़ा, ऑल्दो करंट अफेयर्स में था, बहुत बार चर्चा होती रहती है आर्टिकल 142, आई थिंक प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही 2-3 बार तो मैं ही पढ़ा चुका हूँ, तो ये मुद्दा हमेशा करंट अफेयर्स में रहता ही है। पर मान लो अगर आपको नहीं भी पता, पर थोड़ा-सा एक बेसिक आइडिया है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का, तो उससे आप बड़े आराम से आंसर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है इलेक्शन क्वेश्चन ऑफ इंडिया के बारे में। अब यार एक आइडिया तो होता है ना यार, इलेक्शन क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो इलेक्शंस वाले पार्ट के अंदर आता है और वो आता है आपका कहाँ से, जो आपका आर्टिकल 324 से लेकर आपका आर्टिकल 329 ए, इसी के अंदर का तो हमें दे रखा है। एक रफ आइडिया, अगर मान लो नहीं भी आपको याद पूरे 324 से 329 वाला, पर एक बेसिक आइडिया तो है कि हाँ 300 समथिंग के अंदर आता है। उसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी की यहाँ पे बात हो गई है, यार ये तो सबको पता होता है, आर्टिकल 360 की बात कर रहे हैं। बेसिकली इमरजेंसी 352, 356 और 360 में दे रखी है। तो ये भी आप
इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। आर्टिकल 142 में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हो तो भी आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया होगा इसके रिगार्डिंग कि आर्टिकल 152 के बाद हम ये चीजें शुरुआत करते हैं, 237 तक ही जाता है। तो अगर एक रफ आइडिया भी होता है ना, आप आराम से बताते हैं यार हाँ, यहाँ पर जब हम बात करें ना आर्टिकल 142, ये कहीं ना कहीं कोर्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे आंसर तक पहुंच सकते थे। गेटिंग द पॉइंट। बाकी आज तो हमने आर्टिकल 142 पढ़ ही लिया, तो उससे तो आपको चीजें पता लग ही गई होंगी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट। अभी बेसिकली स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन का असेसमेंट किया गया। वहां पर देखा गया कि 44 हमें जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्नो लेपर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, यहाँ पर बेसिकली कैमरा ट्रैप्स का यूज़ किया गया ताकि इनके हम देख पाएँ कितने यहाँ पे हमारे पास स्नो लेपर्ड है। एंड साथ ही साथ हमें देखने को मिला कि जो स्पीति वैली हो गया, पिन वैली हो गया, वहाँ पर मैक्सिमम हमें यहाँ पे इनकी हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अंदर ये बात भी करी गई कि कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर ना कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटीज़ को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा मैं आपको ना स्नो लेपर्ड के बारे में अगर बताने की कोशिश करूँ, तो पहली बात तो आप ये समझो कि यहाँ पर स्नो लेपर्ड आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे। कहने का पॉइंट क्या है? कहने का पॉइंट ये है कि भैया आपको ये वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर भी देखने को मिलते हैं और ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर भी। तो कल को आपको बोले ना सिर्फ ईस्टर्न में मिलते हैं, सिर्फ वेस्टर्न मिलते हैं, नहीं भैया, ये दोनों हिमालयाज में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हेमिस लद्दाख है ना, ये स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखोगे। देखो जब हम बात करते हैं ना इंडिया के नेशनल पार्क्स की, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो हेमिस नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में हमें स्नो लेपर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो इनकी नंबर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट कौन करेगा, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज हो गया, पोल्यूशन हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, ये तो पॉइंट्स आप जानते ही होंगे। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत है, शेड्यूल 1 आपका आ जाता है WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। अब ना कुछ दुनिया भर में कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स इसके रिगार्डिंग चल रहे हैं, उनको एक बार हमें समझना है। एक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट GSLEP, यानी कि ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। सर इसका क्या मतलब है? देखो स्नो लेपर्ड ना आपकी टोटल 12 अलग अलग कंट्रीज के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, आपका चाइना, नेपाल, भूटान, इस तरह से टोटल 12 कंट्रीज के अंदर मिलते हैं। अब यहाँ पर ना ये जो अलग अलग स्नो लेपर्ड वाली रेंज कंट्रीज हैं, इनके बीच में एक अलायंस बनाया गया। उसी अलायंस का नाम ही ये चीज है, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। उसके अंतर्गत सारे मिलकर कहीं ना कहीं काम करें ताकि इनको हम बचा पाए। उसके अलावा हिमल संरक्षक हो गया। तो ये जो प्रोग्राम था इसको 2020 के अंदर लॉन्च किया गया एज अ कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम, ताकि स्नो लेपर्ड्स को प्रोटेक्ट कर पाए। साथ साथ प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी इसी के रिगार्डिंग काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी आपको पता होने चाहिए। और ये ना जो आपके स्नो लेपर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। बेसिकली ना इनको इनफैक्ट आप ना फ्लैगशिप स्पीशीज की तरह भी कंसिडर कर सकते हो। हम इनके थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि इकोसिस्टम की वहाँ की उनकी हालत कैसी इकोसिस्टम की, तो वो चीज़ में भी यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो फ्लैगशिप स्पीशीज की तरह भी इनको प्रोजेक्ट किया था ताकि कंजर्वेशन एफर्ट्स उस पूरे एरियाज के रिगार्डिंग इंप्रूव हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन के बेसिस के ऊपर मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चंस दिए हैं। इनका मुझे आप नीचे आंसर बताओगे कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। साथ साथ जैसा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले करते ही थे तो वो चीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू क्वेश्चन आ रहे हैं लोकसभा, इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में सही आंसर बताना। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन रहेगा विद रिगार्ड्स टू साइक्लोन नोमेनक्लेचर, कौन से स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है, कौन से एरिया के अंदर कौन सा टर्म यूज किया जाता है फॉर साइक्लोन्स। बहुत सारे साइक्लोन्स न्यूज में भी हैं, तो थोड़ा कल उनको डिस्कस भी कर लेंगे। एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ऑफिशियल पर जाके इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करके उसको अपने रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।